नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 13 और इसमें दोस्तों हम पेपर फर्स्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का जो है ये रहेगा प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका 13। और इससे पहले दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ये पेपर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है दोस्तों, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन किसके समकालीन थे। आपको बताना है बौद्ध दर्शन में शून्यवाद जो है इसके प्रवर्तक नागार्जुन जो है किसके समकालीन थे। आप जानते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं दोस्तों नागार्जुन। ठीक है, ये किसके समकालीन थे। ऑप्शन देखिए, कनिष्क, यज्ञश्री सतकर्णी, पुष्यमित्र सुंग या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन किसके समकालीन थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, क्या हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे नागार्जुन जो है दोस्तों ये किसके समकालीन थे, ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है नागार्जुन ने दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना की थी। कौन सी रचना की थी, प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक कारिका। ठीक है, इन्होंने एक रचना की थी दोस्तों माध्यमिक कारिका की। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों नागार्जुन की। ठीक है, इसमें इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और जिसे दोस्तों शून्यवाद कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप समझ चुके होंगे कि नागार्जुन ने अपनी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसे दोस्तों शून्यवाद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और नागार्जुन जो है दोस्तों ये किसके समकालीन थे, तो ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, तो इसको सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को अच्छे से आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर एग्जाम में जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, फिर लगेगा कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना। तो आपको ये याद रखना है कि बौद्ध दर्शन में शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं नागार्जुन है। ठीक है, और नागार्जुन जो है वो कनिष्क के समकालीन है। ठीक है, और साथ ही साथ शून्यवाद क्या है मैंने बता दिया, नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका, जिसमें दोस्तों इन्होंने एक सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे शून्यवाद कहा जाता है। ठीक, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है। देखिए, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का मुख्य कार्य क्या था। ठीक है, आपको बताना है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब, ध्यान में रखना है इसका क्या कार्य था। ऑप्शन देखिए, सैन्य परेड का निरीक्षण, लोक आचरण और नैतिकता की देखभाल, शाही पत्राचार का अनुवाद, या फिर धार्मिक उत्सवों के लिए चंदा इकट्ठा करना। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का क्या कार्य था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा लोक आचरण और नैतिकता की देखभाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, लोक आचरण और नैतिकता की देखभाल। ठीक है, देखभाल करना था। ठीक दोस्तों, आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ये मुहत्सिब का पद है, ठीक है, ये किसके शासन में प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मुगल प्रशासन में किसके शासनकाल में मुहत्सिब दोस्तों ये पद जो है काफी प्रभावशाली रहा। तो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, औरंगजेब।
औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों ये पद जो था, मुहत्सिब पद, ये काफी प्रभावशाली हो गया था। ठीक, चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कीजिए इसका। पुरालेख शास्त्र के अनुसार वह प्रथम अभिलेख कौन सा है जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप में लिखा गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो आपको यहाँ पर आंसर आपने कर लिया होगा। क्या रहेगा इसका आंसर? आपको बताना है पुरालेख शास्त्र के अनुसार जो है प्रथम अभिलेख कौन सा है जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? पुरालेख शास्त्र के अनुसार बताना है दोस्तों। ठीक है, ऐसा अभिलेख जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप में लिखा गया। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये अभिलेख कब का है। ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों ये है आपका 150 ईस्वी का। ठीक है, 150। ठीक है, 150 ईस्वी का दोस्तों ये अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो ये जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों 150 ईस्वी का है और इसे दोस्तों चंपू शैली का जो है प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख को जो है चंपू, ठीक है, ध्यान रखेंगे चंपू शैली, चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, प्राचीन उदाहरण। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है ये आपका 150 ईस्वी का है और इसे चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। ठीक, चंपू शैली क्या होती है दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा होगा, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है इसमें। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो प्रीवियस जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें बताया था। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। विजयनगर साम्राज्य का वह शासक बताना है आपने जिसने गज बैठकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन देखिए, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर अच्युत राय। क्या हो जाएगा आंसर इसका कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था। ऑप्शन देखिए, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, अच्युत राय। क्या हो जाएगा बताइए। जिसे गज बेटकर कहा जाता था, यानी कि गज बेटकर की उपाधि जिसने धारण की थी, हाथियों का शिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था दोस्तों देवराय द्वितीय, इसको जो है क्या इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गज बेटकर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि देवराय द्वितीय जो है ये किस वंश के प्रतापी शासक थे? किस वंश के शासक थे देवराय द्वितीय? तो ये संगम वंश के क्या थे? ठीक है, संगम वंश पढ़ा है ना, संगम वंश मैंने बताया था आपको, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के सबसे क्या थे? प्रतापी शासक थे दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में विदर्भ संस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है हर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में जो विदर्भ संस्था थी इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यह केवल वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी, इसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, यह ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें सैन्य और धार्मिक चर्चा होती थी, या इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। चलिए आंसर कीजिए। ऋग्वैदिक काल में जब मैंने आपको ऋग्वैदिक काल बताया था दोस्तों, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था विदर्भ संस्था के बारे में। जिसने डिटेल क्लास देखी होगी उसको याद आ रहा होगा। तो विदर्भ संस्था क्या थी? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यह ऋग्वेद की दोस्तों क्या है? सबसे प्राचीन संस्था है दोस्तों। ठीक है, बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
यह ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें सैन्य और धार्मिक चर्चा होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा कि विदव का जो है उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ठीक है, ये विदव का उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है 122 बार। ठीक है, 122 याद रखेंगे, 122 बार जो है इसका उल्लेख हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में हुंडी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन जो है ढूंढना है दोस्तों यहाँ पर, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में हुंडी के संदर्भ में। चलिए ऑप्शन देखिए, यह केवल नकद कर अदायगी का एक माध्यम था, यह एक विनिमय पत्र था जो व्यापारियों के बीच ऋण के हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त होता था, या फिर यह भूमि पैमाइश की एक तकनीक थी, या फिर यह सम्राट द्वारा जारी की गई विशेष पदक थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर। मुगल काल में जो है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में हुंडी क्या था दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर आपने यहाँ पर देखना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, ये क्या था, एक विनिमय पत्र था दोस्तों ये। ठीक है, जो व्यापारियों के बीच क्या करता था, ऋण के हस्तांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की सबसे विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों आप जानती हैं, चोल काल की जो है दोस्तों, चोल काल को जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि आपको जो है परीक्षा में जो है चोल काल या चोलकालीन से आपको जरूर जो है क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चोल काल हो गया आपका, संगम काल हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे, चोल काल जो जाना जाता है दोस्तों, ये अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन की सबसे विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। चलिए बताइए कौन सा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर नानाघाट अभिलेख। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों चोल काल की सबसे विस्तृत जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, दिमाग में रखेंगे उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की सबसे विस्तृत जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है दोस्तों। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि ये उत्तर मेरूर अभिलेख जो है किस शासक का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर मेरूर जो अभिलेख है दोस्तों, ये किस शासक का है, चोल शासक परातक प्रथम। कौन है, चोल शासक। ठीक है, चोल शासक परातक प्रथम, परातक प्रथम। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक, तो ये अभिलेख जो है चोल शासक परातक प्रथम का है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, इनकी इसके काल से दोस्तों ये संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार अमात्य का पद क्या था। ऑप्शन देखिए, ये तो आपने पढ़ा है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सेनापति, विदेश मंत्री। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा होगा कि शिवाजी के, मैंने आपको अष्टप्रधान बताए थे। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान, तो इसमें मजूमदार जो था दोस्तों, जिसे अमात्य कहा जाता था, तो इसका पद क्या था, प्रधानमंत्री का था, सेनापति का था, वित्त मंत्री का था, या फिर विदेश मंत्री का था। चलिए क्या रहेगा आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 8 का वित्त मंत्री। ठीक है, जो मजूमदार था दोस्तों, अमात्य था, ये क्या था, वित्त मंत्री। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका मुख्य कार्य क्या था, राज्य की आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखना और वार्षिक बजट जो है तैयार करना। ठीक है, और अष्टप्रधान क्या है आप जानते हैं, अष्टप्रधान जो है शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद। ठीक है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद।
इसीलिए इसको अष्टप्रधान कहा गया। ठीक है, 8 मंत्रियों की परिषद। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, सारे फैक्ट जो है याद रखने हैं, कोई भी आपको यहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। ठीक दोस्तों, 8 जो मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें पेशवा जो था, पेशवा का पद क्या था, प्रधानमंत्री था पेशवा। ठीक है, और प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा के बाद जो बाद का जो पद आया वो था दोस्तों अमात्य, यानी कि पेशवा के बाद का जो पद था वो था अमात्य का पद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको बता रखा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रांता ने नष्ट किया था? ठीक है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है अभी तक, आपको ध्यान में रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रांता ने नष्ट किया था? ऑप्शन देखिए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको नष्ट किया था। यह घटना दोस्तों लगभग जो है 1203 के आसपास की है। ठीक है, कब नष्ट किया था? लगभग 1203 के आसपास, 1203 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में करोड़ी अधिकारी का मुख्य दायित्व क्या था? चलिए देखिए, अकबर के शासनकाल में पूछा है आपको, ध्यान रखेंगे। अकबर के शासनकाल में करोड़ी अधिकारी का मुख्य दायित्व। ऑप्शन देखिए, 1 करोड़ दाम राजस्व वाले क्षेत्र से लगान वसूली करना, टकसाल का निरीक्षण करना, सैन्य भर्ती का लेखा जोखा रखना, या फिर शाही रसोई का प्रबंधन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, करोड़ी से क्या याद रखना है आपने? करोड़ी से करोड़ याद रखना है बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अकबर के शासनकाल में जो करोड़ी नाम का अधिकारी था दोस्तों, इसका क्या दायित्व था? 1 करोड़ दाम राजस्व वाले क्षेत्र से लगान वसूली करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको बताना है, मौर्योत्तर कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह बारबेरिकम, ठीक है, बारबेरिकम जो है ये सिंधु नदी के किस मुहाने पर स्थित था? उत्तरी मुहाने पर, दक्षिणी मुहाने पर, पूर्वी मुहाने पर, या फिर पश्चिमी मुहाने पर? क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर बताइए। मौर्योत्तर कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह दोस्तों मौर्योत्तर काल का है। ठीक है, मौर्य के बाद जो काल आया, मैंने बताया था आपको मौर्योत्तर काल भी, अगर जिसने डिटेल क्लासेस देखी होंगी। मौर्योत्तर कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों ये। ठीक है, बारबेरिकम, ये सिंधु नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज जो याद रखनी है कि इस बंदरगाह का उल्लेख जो है दोस्तों, ये जो आपका बारबेरिकम जो दोस्तों बंदरगाह है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है कि ये जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसका उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है किससे, बताइए। ठीक है, किससे मिलता है? पेरिप्लक्स ऑफ द इरेथियन सी नामक एक अज्ञात यूनानी नाविक की पुस्तक में दोस्तों इस बंदरगाह का वर्णन, इस बंदरगाह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? ठीक है, पेरिप्लस, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? अज्ञात यूनानी नाविक था दोस्तों, इसकी पुस्तक है। इसमें दोस्तों इस बंदरगाह का उल्लेख हमें मिलता है बारबेरिकम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में आपको बताना है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने अपने चांदी के सिक्के रुपया और तांबे के सिक्के दाम के बीच विनिमय की दर क्या रखी थी? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी ने सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी का रुपया सिक्का चलाया था और तांबे का कौन सा सिक्का चलाया था? दाम। तो इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों विनिमय दर क्या रखी थी, ये पूछा गया है। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। 1:2,
32, 1:64, 1:40 या फिर 1:20? क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1:64। ठीक है। रुपया और तांबे, चांदी का रुपया और तांबे का दाम के बीच में जो विनिमय दर थी वो क्या थी? 1 अनुपात कितना थी? 64। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1:64 रखी थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी ने दोस्तों मुद्रा व्यवस्था में जो है क्रांतिकारी सुधार किए थे। ठीक है, अगर आपने शेरशाह सूरी को पढ़ा होगा तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य आदि का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? पहले, दूसरे, पांचवें या 13वें? क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। अशोक के किस शिलालेख में हमें जो है दोस्तों चोल, पांड्य आदि का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, पांचवा शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, याद रखेंगे अशोक के द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य, साथ ही साथ सत्यपुत्र, आपको पूछा जा सकता है कभी सत्यपुत्र। ठीक है, चोल पांड्य तो आपने याद रखने, साथ ही साथ सत्यपुत्र और आपका केरल पुत्र। ठीक है, पुत्र से याद रखेंगे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख हमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे दूसरे शिलालेख से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है। आंसर कीजिए, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने चालीसा दल का पूर्णतः दमन किया था? दमन किया था पूछ रहा है। ठीक है, 40 गुलामों का दल जो है, इसको जो है किसने इसका दमन किया? ठीक है, बनाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है सल्तनत काल में जो 40 गुलामों का दल है दोस्तों, जिसको हम चालीसा दल कहते हैं, इसका पूर्णतः दमन किया था दोस्तों बलबन ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर 14 का राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि चालीसा दल जो है ये किसने बनाया था, तब आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहीं पर आपको क्वेश्चन घुमा के जो है पूछा जा सकता है। ठीक, चालीसा दल या 40 गुलामों का दल जो है, जिसको क्या कहते हैं हम? तुर्कान चहलगानी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 गुलामों का दल, इसको दोस्तों किसने जो है इसका गठन किया था? तो गठन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। और दमन किसने किया? बलबन ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के किस संत ने शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? बताइए, भक्ति आंदोलन के किस संत की बात हो रही है? आपको बताना है भक्ति आंदोलन के किस संत ने शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का राइट आंसर? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मौर्योत्तर काल पूछा गया है, ये मौर्योत्तर काल से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में श्रेणी जो है दोस्तों, श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सार्थवार, ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन, अग्रहार या फिर विष्टि? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 16 का मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को दोस्तों कहा जाता था ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों श्रेणियां एक ही प्रकार का व्यवसाय या शिल्प करने वाले लोगों का संगठन थी जो अपनी कार्य प्रणाली में स्वायत्त थी। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आपको बताना है दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले की सदस्यता ग्रहण की थी। चलिए बताइए, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले की सदस्यता ग्रहण की थी। ऑप्शन देखिए, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी या फिर सुहरावर्दी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का दारा शिकोह ने दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो दारा शिकोह ने सूफी सिलसिले की जो है कादरी शाखा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दारा शिकोह ने सूफी सिलसिले की कादरी शाखा की जो है सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। साथ ही साथ वह प्रसिद्ध सूफी संत जो है मुल्ला शाह यानी कि मियाँ मीर के क्या थे, शिष्य थे। किसके शिष्य थे, मियाँ मीर, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने अभी आपको कहा था कि सातवाहन वंश से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। सातवाहन वंश को भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित कर उसके सिक्कों को पुनः अंकित करवाया था। ऑप्शन देखिए, रुद्रदामन, नहपान, चस्तन, भूमक। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सातवाहन शासक दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है किस किस शक शासक को पराजित कर उसके सिक्कों को पुनः अंकित करवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन था शासक, नहपान, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये भी आपको मैंने बताया है। चलिए बताइए, शिलादित्य की उपाधि किस प्राचीन भारतीय सम्राट ने धारण की थी। शिलादित्य की उपाधि, ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको बताना है दोस्तों, शिलादित्य की उपाधि इनमें से किसने ली थी शिलादित्य की उपाधि। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। चलिए मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ एक, जिसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, शिलादित्य की उपाधि प्राचीन भारतीय सम्राट हर्षवर्धन ने धारण की थी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत, यानी कि ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत क्या है, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है सी यू की, ठीक है, सी यू की, ठीक है, सी यू की। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में हर्षवर्धन को क्या नाम से संबोधित किया है, शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मुद्रा शास्त्र के अनुसार भारत में पहली बार लेखयुक्त सिक्के और सोने के सिक्के किसने चलाए। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने चलाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखयुक्त सिक्के और सोने के सिक्के सबसे पहले जो है किसने चलाए। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हिंद यवनु ने, ठीक है। ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपने लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है, हिंद यवनु ने, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आपको बताना है दोस्तों, सिख धर्म में मसांत प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन देखिए, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या फिर गुरु अमरदास। क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर। सिख धर्म में मसांत प्रथा क्या थी, ये प्रथा कैसी प्रथा थी ये दोस्तों। ये मसाद शब्द जो है ये फारसी शब्द मनसद यानी कि उच्च आसन से बना है। इनके इसका जो फारसी मतलब है इसका मसाद का, तो ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। मसाद शब्द जो है ये फारसी के मनसद से बना है, ठीक है, मनसद, ठीक है। तो आपको बताना है ये प्रथा किसने शुरू की थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु रामदास। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए सिख धर्म में मसांत प्रथा की शुरुआत जो है गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, गुरु रामदास दोस्तों सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? चौथे नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथे नंबर के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 22 में मौर्योत्तरकालीन जो है गुप्तचरों के प्रकारों को उनके कार्यों के स्वभाव के आधार पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर मौर्य काल के गुप्तचरों के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, संस्था हो गया, संचरा हो गया, तीक्ष्ण हो गया और रसद हो गया। तो इनको आपने मिलाना है, मिलान करना है। चलिए क्या हो जाएगा? तो पहला जो संस्था थी क्या हो जाएगा 22 का? बताइए। संस्था दोस्तों, ये दोस्तों गुप्तचर जो विद्यार्थी गृहस्थ या तपस्वी के वेश में एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्र करते थे। ठीक है, ये ऐसे गुप्तचर थे, ठीक है, जो विद्यार्थी गृहस्थ या तपस्वी के वेश में एक ही स्थान पर रहकर सूचना क्या करते थे? सूचना क्या करते थे? प्राप्त करते थे, एकत्र करते थे। ठीक है, तो संस्था का क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संस्था क्या थी? एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाले। मैंने बताया आपको अभी कि वे गुप्तचर जो विद्यार्थी गृहस्थ या तपस्वी के बीच में एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्र करते थे। संचरा संस्था क्या थी? संचरा जो थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले थे। ठीक है, और तीक्ष्ण जो थे दोस्तों, तीक्ष्ण का जो प्रकार था ये था दोस्तों शूरवीर या हथियारबंद गुप्तचर थे तीक्ष्ण। ठीक है, मौर्य कालीन में। ठीक है, मौर्य काल में। ठीक है, और रसद जो है ये क्रूर और हिंसक स्वभाव वाले थे। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको याद रखने। संस्था, संचरा, तीक्ष्ण, रसद। ठीक है, ये सारे जो हैं मौर्यकालीन क्या है? गुप्तचरों के प्रकार हैं। ठीक है, और इनका क्या काम था यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपका फर्स्ट ए सही हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक, संस्था एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाले थे। संचरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले, और तीक्ष्ण शूरवीर या हथियारबंद गुप्तचर, और रसद जो है क्रूर और हिंसक स्वभाव वाले। ठीक, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ये तो कई बार आपने पढ़ लिया होगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या प्रथम उपदेश? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारे बताए थे आपको, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आपका महाभिनिष्क्रमण। ठीक, ये सारे आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। मुगल स्थापत्य में पितृदुरा तकनीक का सर्वाधिक सुंदर और प्रारंभिक उपयोग किस इमारत में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मुगल स्थापत्य कला से दोस्तों आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य में जो पितृदुरा तकनीक थी दोस्तों, ठीक है, इसका सर्वाधिक सुंदर और प्रारंभिक उपयोग किस इमारत में हुआ है? देखिए नीचे, हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल या फिर बुलंद दरवाजा? क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस तकनीक का सर्वाधिक सुंदर और प्रारंभिक उपयोग जो हुआ है वो दोस्तों एतमाद उद्दौला के मकबरे में हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा 24 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये एतमाद उद्दौला का मकबरा है, ठीक है, ये किसने बनाया और ये कहाँ है? ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है। तो ये दोस्तों ये मकबरा है आगरा में। ठीक है, आगरा में है एतमाद उद्दौला का मकबरा। ठीक, किसने बनाया था इसको? यह मकबरा दोस्तों नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग की याद में बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग, ठीक है, गयास बेग जो है इस गयास बेग की याद में बनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरा फैक्ट याद रखना है
कि मुगल स्थापत्य में पितृदुरा तकनीक का जो है सबसे पहले जो है प्रारंभिक उपयोग जो है एतमाद उद्दौला के मकबरे में हुआ था। एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है ये आगरा में है और किसने बनाया है इसको? इसको नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग की याद में बनाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे, साथ ही साथ आप आंसर भी करते रहें। ठीक है, संगम साहित्य के अनुसार वेन कादम किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था? संगम साहित्य भी बताया ना मैंने आपको कि संगम साहित्य हो गया, सातवाहन हो गए, ठीक है, सातवाहन वंश हो गया, चोल साम्राज्य हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए एक एक करके आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, संगम साहित्य के अनुसार वेन कादम किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था? पर्वतीय क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र? क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 का? संगम साहित्य के अनुसार वेन कादम किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 25 का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे संगम साहित्य के अनुसार वेन कादम जो है दोस्तों ये किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था? पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि वर्तमान तिरुपति की पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पर्वतीय क्षेत्र वर्तमान तिरुपति की पहाड़ी, ठीक है, तिरुपति की पहाड़ियां, तिरुपति की पहाड़ियां, ठीक है, पहाड़ियां। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का आंसर करेंगे दोस्तों। 26 है, दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? आपको बताना है दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने, मेगस्थनीज ने, ह्वेनसांग ने या फिर अल-बरूनी ने? क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने दोस्तों अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। ठीक है, किस में किया था? आप सभी जानते हैं मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है? इंडिका, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27, आंसर कीजिए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने किस शासक के काल में अपना ग्रंथ पूरा किया था? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, राजतरंगिणी जो है दोस्तों ये ग्रंथ किसका है? तो ये कल्हण का ग्रंथ है दोस्तों, और कल्हण ने जो है इसको कब पूरा किया, किसके काल में पूरा किया? ठीक है, हर्ष, कश्मीर का हर्ष, जयसिंह, ललितादित्य या फिर दिद्दा? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों? याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा? जय सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर और राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों जय सिंह की, तो जय सिंह दोस्तों ये कश्मीर के लोहार वंश का शासक था। ठीक है, कहाँ का शासक था ये? कश्मीर के लोहार वंश का क्या था ये? शासक था दोस्तों जय सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि राजतरंगिणी जो है इसको क्या कहा जाता है? राजतरंगिणी को कहा जाता है राजाओं की नदी। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजाओं की नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी, पेन भी नहीं चल रही है। ठीक है, राजाओं की नदी। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, चलिए साथ ही साथ आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जिसमें कश्मीर के इतिहास को 8 अध्यायों में विभाजित किया है दोस्तों, किसने? कल्हण ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के अध्यायों का यहाँ पर दोस्तों समावेश है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 में आपने बताना है परमार वंश के किस शासक ने नवशासांक, ठीक है ध्यान रखेंगे, नवशासांक की उपाधि धारण की थी।
ऑप्शन देखिए, सियक द्वितीय, सिंधुराज, राजा भोज या फिर वाकपति मुंज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधुराज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे परमार वंश के शासक सिंधुराज ने नव सासांक, यानी कि नव सासांक का मतलब होता है आपका नया विक्रमादित्य। ठीक है, अब कभी आपको पूछ लिया जाए कि नया विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नव सासांक उपाधि किसने धारण की थी? सिंधुराज ने की थी। सिंधुराज कौन था? सिंधुराज था परमार वंश का शासक। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है, परमार वंश, परमार, ठीक है, परमार वंश का शासक था सिंधुराज। ठीक है, इसने दोस्तों नव सासांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे नव सासांक का मतलब होता है नया विक्रमादित्य। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि परमार वंश के किस शासक ने नया विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आंसर वही रहेगा, सिंधुराज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 29। यहाँ पर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न करों विभिन्न करों को उनके अर्थ विवरण से सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है कड़मे, दूसरा है तलार, तीसरा है मग्न में, चौथा है कर्णाल काड़म। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न कर हैं। ठीक है, ये करों के प्रकार हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अर्थ और विवरण के अनुसार इनको सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा कर किस प्रकार का था। ठीक, तो 29 में पहला जो है कड़मे कर, ये क्या था? ये भू राजस्व कर था। क्या था? भू राजस्व कर। ध्यान रखेंगे कड़मे क्या था? कड़मे कर जो था भू राजस्व कर था। ठीक है, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ठीक, दूसरा तलार, तलार कर क्या था? तलार कर दोस्तों ये क्या था? तलार कर ये दोस्तों चौकीदारों यानी कि चौकीदारी शुल्क में था, यानी कि इसका दूसरा सही हो जाएगा चौकीदारी शुल्क। ठीक है, तलार कर, तलाल कर दोस्तों यह गांव की सुरक्षा करने वाले चौकीदार के वेतन के लिए वसूल किया जाने वाला कर था। ठीक है, तलार कर। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद मग्नमय कर क्या था फिर बताइए? तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों मग्नमय कर किस प्रकार का था? मग्नमय कर जो है यह व्यावसायिक कर का एक रूप था जो सुनारों से लिया जाता था। तो सुनारों का तो सी का तीसरा। उसके बाद कर्णाल काड़म। ठीक है, कर्णाल कारम कर जो था दोस्तों यह एक विवाह कर था। ठीक है, क्या था? यह एक विवाह कर था जिसे वर और वधु दोनों पक्षों से लिया जाता था। ठीक, तो इनका जो सुमेलित है आपको सीधे ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ये क्या है आपको ध्यान रखने हैं? ये विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न कर हैं। आपको कोई भी एक उठा के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में तलार कर क्या था? ठीक है, विजय साम्राज्य में कर्णम काड़म कर क्या था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में ठीक है मग्नमय कर क्या था? तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर फर्स्ट से हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आंसर कीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा, तो अब बाबर की आत्मकथा आप सभी जानते होंगे। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर की आत्मकथा थी दोस्तों बाबरनामा या तुजुक बाबरी। ठीक है, एक बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी जिसको क्या कहा जाता है? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें जो है भारत के किस शासक को बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? इब्राहिम लोदी, कृष्णदेव राय, राणा सांगा या फिर नुसरत शाह।
क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है दोस्तों आपको पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मत विलास प्रहसन किस पर व्यंग करता है? जैन धर्म पर, बौद्ध और कापालिक शैव मत पर, या फिर वैष्णव मत पर, या फिर इस्लाम? क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 का बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा कि मत विलास प्रहसन ये किसने इसकी रचना की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मत विलास प्रहसन की रचना की पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो ये दोस्तों किस पर व्यंग करता है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बौद्ध और कापालिक शैव मत। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 32 में आपको बताना है मुगल काल में खालसा भूमि से तात्पर्य। ठीक है, क्या थी खालसा भूमि मुगल काल में? बताइए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। वह भूमि जो सिखों के अधिकार में थी, वह भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था, वह भूमि जो बंजर थी, या फिर वह भूमि जो केवल जागीरदारों को दी जाती थी? क्या हो जाएगा? मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को कि मुगल काल में जो खालसा भूमि है इससे क्या तात्पर्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा? खालसा भूमि कैसी भूमि थी जिसका राजस्व जो है दोस्तों सीधे शाही खजाने में जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए। 33 है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी विजयनगर से पेनुकोंडा स्थानांतरित की थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी विजयनगर से कहाँ स्थानांतरित की? पेनुकोंडा। देखिए ऑप्शन तिरुमल, अरविंदु वंश, सदाशिव राय, राम राय, या फिर वेंकट तुती। क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का आपका तिरुमल। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अरविंदु वंश के संस्थापक तिरुमल ने अपनी राजधानी विजयनगर से पेनुकोंडा स्थानांतरित की थी। ठीक है, ये किस वंश का था दोस्तों? तिरुमल। ये था दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य के अराविदु वंश का। ठीक है, अराविदु। ठीक, ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, जिसको क्या कहा जाता था? नदीत्मय, यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। किसको कहा जाता है नदियों में श्रेष्ठ? तो राइट आंसर यहाँ पर 34 का क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सरस्वती नदी को जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त के अनुसार, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सरस्वती को माना गया है। ठीक है, सरस्वती को ऋग्वेद में क्या कहा गया है ये भी याद रखेंगे। सरस्वती को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ क्या कहा गया है? नदियों में। ठीक है, आज पेन नहीं चल रही है दोस्तों। ठीक है, नदियों में श्रेष्ठ। ठीक है, नदियों में श्रेष्ठ। ठीक है, नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। किसको कहा गया है नदियों में श्रेष्ठ? सरस्वती को। ठीक है, साथ ही साथ माताओं में श्रेष्ठ कहा गया है इसको। ठीक है, देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है, माताओं में श्रेष्ठ कहा गया है, और देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है ना ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों आपको याद रखना है गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है पूछा जाता है ना, तो याद रखेंगे गंगा का उल्लेख जो है
ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो याद रखेंगे केवल एक बार हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यमुना का आप लोगों को पूछा जाए, ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो यमुना का उल्लेख हुआ है दोस्तों 3 बार। ठीक है, दोनों आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? ये कई बार दोस्तों आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल चोल राष्ट्रकूट, प्रतिहार चालुक्य पाल, या फिर राष्ट्रकूट पल्लव चोल। क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर? बताइए। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके कौन कौन सी 3 शक्तियां थी? एक तो पाल, दूसरा प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन को आप यहाँ पर दे रखे हैं, पाल चोल राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट प्रतिहार चालुक्य, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसको याद रखने का मेरे को बताता हूँ आपको। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें 3 शक्तियों के बीच हुआ था, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट क्या करेंगे? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पीपीआर। ठीक है, पीपीआर से याद रखेंगे। ठीक, चल, तो दोस्तों ये थे आपके 35 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट से हिस्ट्री के। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी जो है आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की इसी प्रकार से दोस्तों तैयारी करवाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, अब मेरे पढ़ाने के बाद भी आपने दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चन को सर्च करना है, देखना है। जब आप देखेंगे दोस्तों तब आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।